नमस्कार, स्वागत है आपका। IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तो सरकार का बड़ा ऐलान आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया आने वाले साल के लिए, जिसमें बड़ा ऐलान किया गया है इनकम टैक्स को लेकर। इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव किया गया है। मिडिल क्लास को बड़ी राहत इसमें मिली है। मिडिल क्लास के लिए 12 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं, 12 से 15 लाख पर 15% टैक्स, 16 से 20 लाख पर 20% टैक्स, 20 से 24 लाख पर 25% टैक्स, 25 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स। सीनियर सिटीजन को भी टैक्स में छूट मिली है, दोगुनी हुई है बड़ी राहत। छूट की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की गई है। मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र में पेश किया। बड़ी उम्मीदें थी इस बजट से। हालांकि ये संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही दे दिए थे अपने संबोधन में कि मिडिल क्लास पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी, और उसी तरह की स्थिति आज देखने को मिली है। मिडिल क्लास को बड़ी राहत इस बजट में, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। चलिए, इस बजट की क्या बड़ी बातें रही है जेएफएक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आएगा, क्योंकि पूरा टैक्स स्लैब रिजिम में बदलाव किया गया है। पुराना जो था वो पूरा बदलकर नया किया गया है। टैक्स स्लैब में बदलाव से सरकार का 1 लाख तक का रेवेन्यू। मिडिल क्लास के लिए सरकार का बड़ा ऐलान है। मिडिल क्लास को बड़ी राहत सरकार ने दी है। ये उम्मीदें भी थी, 12 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं। ये बड़ा बदलाव मिडिल क्लास के लिए। सीनियर सिटीजन को भी टैक्स में छूट दोगुनी की गई है। सीनियर सिटीजन के लिए भी ये बड़ी राहत है। युवा, किसान, नारी का खास ध्यान इसमें रखा गया है, जो कि बीजेपी जिस फॉर्मूले पर, जिस संकल्प पर आगे बढ़ती है। सभी सरकारी अस्पतालों में मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे। बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी गई है। LED, LCD टीवी के दाम घटेंगे। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। लिथियम आयन बैटरी सस्ती होंगी। डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख तक का लोन। ये बड़ी बात है बजट की। आज आपको बता रहे क्या खासरा कपास उत्पादन के लिए 5 साल का विशेष प्लान यहां पर सरकार लेकर आई है। भारत में बने कपड़े सस्ते होंगे। लोकल पर फोकस करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख हुई। किसानों के लिए, MSME के लिए लोन लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई है। छोटे उद्योग के लिए राहत। इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फोन सस्ते। ईवी में जितने भी टर्म से उसको सस्ता किया गया। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड। इलेक्ट्रिक आइटम, चमड़ा, कपड़ा सस्ता होगा। लेदर सस्ता होगा, उससे बने सारे आइटम सस्ते होंगे। खिलौनों के लिए राष्ट्रीय योजना बनेगी। हब बनाया जाएगा भारत में। ग्लोबल हब बनेगा खिलौनों का। लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार। बजट में टैक्सेशन रिफॉर्म पर जोर दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए 5 नए नेशनल स्किल सेंटर। कौशल विकास को लेकर इंटरनेट से प्राइमरी गांव जुड़ेंगे। 50 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाया जाएगा। IIT में 6500 नए सीटें बढ़ाई जाएंगी। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 मिशन जारी होगा। प्राथमिक उपचार केंद्रों को ब्रॉडबैंड सुविधा मिलेगी। AI एजुकेशन के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। जन जीवन मिशन 2028 तक बढ़ाया गया है।
तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट हमारे सामने है। जो उम्मीदें थी बजट से मिडिल क्लास को लेकर, ये उम्मीदें पूरी होती हुई इस बजट में नजर आ रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कितनी बड़ी राहत लेकर आया है ये बजट? खास पैनल जुड़ रहा है, आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। प्रेम व्यास जी, पहला कमेंट आप इसे, बड़ी राहत मिडिल क्लास के लिए तो मानी ही जा रही है। देखिए प्रशिता जी, निश्चित रूप से जिस तरह से आज बजट आया है और बजट के पूर्व में जिस तरह से घटना हुई है और उसके बाद में मुझे लगता है कि बजट का आम जनता के लिए जो हमने वादा करा था, निश्चित रूप से विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने के लिए जो कदम हम बढ़ा रहे हैं ये उसमें एक और इजाफा है। क्योंकि हमने कहा है कि हम ज्ञान को लेकर चल रहे हैं, जिसमें गरीब है, युवा है, अन्नदाता है, महिला है और मिडिल क्लास फैमिलीज, नारी शक्ति, सभी को इंक्लूड करा है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कंजप्शंस बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं, कैपेसिटीज बढ़ाने की प्रयास की है। दूसरी तरफ है कि जो टैक्स स्लैब्स में पिछला फायदा दिया था, निश्चित रूप से उसको और बढ़ाने का काम करा। 12,75,000 तक टैक्स ना देने का फायदा ये हुआ था कि पिछली बार एक्टिव टैक्स पेयर्स में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ था। 2013-14 में इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की बात करेंगे तो 1,66,00,000 हुआ करते थे। 2023 और 24 में वो बढ़कर 2,81,00,000 हुए। इसका मतलब सरकार ने जो टैक्स स्लैब्स में परिवर्तन किए, जो आईटी नियम्स में, इनकम टैक्स नियम्स में परिवर्तित किए, भारतीय न्याय संहिता लाने के बाद अब हम जब करते हैं तो एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से सदे हुए कदम के साथ में कार्य करते हैं, ताकि पूर्वानुमान लगाकर उसके लिए योजनाओं का निर्माण करना और उसके बाद वर्तमान में उसको स्थापित करना। जब ये दोनों कार्य होते हैं तभी जाके विकास होता है। आप देखेंगे एक समय पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाकर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया गया था। उसके बाद लगभग 15 से 16 सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया गया और उसका प्रभाव देखिए आप। खिलौने हम लगभग 80% जो है आयात करते थे, आज निर्यात करने की दृष्टिकोण से हम लगभग 30% निर्यात कर रहे हैं। तो ये एक दिन में संभव नहीं हो पाता। पूर्व से किए हुई योजनाओं, उनका जो है आम जनता के हित में व्यवस्थित विस्थापन करना और उसके बाद में उसको लागू करना। अब देखेंगे कि इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स निवेश में हमने कहा है कि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए पूर्व के बजट में हमने बहुत कुछ दिया था। आज अगर सिर्फ मैं इंदौर की बात करूंगा तो आयसर जैसी कंपनी है, लगभग 80,000 से 90,000 यूनिट्स पर ईयर निर्माण कर रही है। ऑटोमोबाइल टेस्टिंग का हमने हब बनाया। तो एक तरफ प्रदेश सरकार है जो केंद्र द्वारा निर्धारित योजनाओं के निराकरण, निस्तारण और निवारणार्थ कार्य कर रही है और उसी का प्रभाव आता है कि जब रिजल्ट्स आते हैं तो चाहे वो स्टार्टअप्स के रूप में प्रदर्शित हो, चाहे एमएसएमई को लेकर जो हमने पूर्व में छूट दी थी और बढ़ाने का कार्य करा, और अभी तो जो लगभग एसटी/एससी की महिलाएं हैं उनके लिए भी हमने नया स्टार्टअप्स के लिए, जो पूर्व में स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हुए थे, लगभग 10,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स को देने की बात करिए। और स्टार्टअप्स मैन्युफैक्चरिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मुझे लगता है कि समावेशी विकास के साथ में सुरक्षित समावेशी विकास, निजी निवेशकों को जो है प्रोत्साहन देने की बात हो, मध्यम वर्गीयों के लिए सुविधाओं की बात हो, घरेलू खर्च वृद्धि और कंजप्शन बढ़ाने की बात हो, तो कुल मिला के बजट जो है आम जनता से जुड़ा समावेशी बजट है। विकास, कांग्रेस से प्रतिक्रिया ले लेते हैं योगेश जी। समावेशी विकास के दृष्टिगत ये बजट हमारे सामने है, मिडिल क्लास को बड़ी राहत इसमें दी गई है, कैसे देखते हैं आप? 2014 में इस देश का जो सूरज डूबा था, तो 2014 के बाद एक ऐसा तमस और एक ऐसा अंधेरा छाया इस संपूर्ण देश में कि उसके बाद ये 2025 चल रहा है। आज तक देश अंधेरे ही अंधेरे में जा रहा है और कब सूरज की रोशनी निकलेगी, कब उदित होगा, इस प्रतीक्षा में आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी और प्रतीक्षारत थे। इस बात को क्या संशय करें, क्या प्रामाणिकता करें? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, तो आपको लग रहा होगा कि मैं पूर्वाग्रह से बोल रहा हूं। स्टॉक एक्सचेंज तो पूर्वाग्रह से नहीं बोलता। बाजार जिस तरीके से धड़ाम रूप से गिरा है, उस तरीके से इस भारत की संभावनाओं का आप आकलन कर लीजिए कि भारत किन संभावनाओं के अंतर्गत जी रहा है। स्टॉक एक्सचेंज की क्या हालत हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिसकी आम आदमी प्रतीक्षा कर रहा था वो थी महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई स्किल डेवलपमेंट की बातें कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे। वहां सब जगह निराशा,
अंधकार छाया हुआ है। और आप जिस तरीके से टैक्स को बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक की छूट दी, मिडिल क्लास को 12 लाख से फायदा नहीं हो जनाब। 16 लाख रुपए की अपेक्षा थी एक आम आदमी को कि 16 लाख अभी तो रुपए 10 तक लाख तक देंगे की अपेक्षाओं की उसके। चर्चा हो रही थी योगेश जी। नहीं 16 लाख की 10 लाख तक तो की चर्चा हो रही थी, यही कहा जा रहा था कि हो सकता है इस बजट में 10 लाख तक की मैं छूट मिल बोलूं जाए। या आप बोल लीजिए 10 लाख रुपए आज मीडियम क्लास के लिए क्या होता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी मीडियम क्लास के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप टैक्स की बात कर रहे हैं लेकिन आपने महंगाई कम करने की बात नहीं की। और मेरे माननीय प्रवक्ता महोदय अभी कह रहे थे कि खिलौने पर हम निर्यात के अंतर्गत पहुंच गए, चमड़े पर पहुंच गए। ये बातें औचित्यहीन है। एक समग्र भारत के लिए, जो भारत हमारा इतना अरबों का भारत है, उस जगह आप खिलौने चमड़ों की बात करके झुंझुना बांटने की ये सरकार की जो कयावत है, इस तरीके की कवायद नहीं करना चाहिए। ये शाब्दिक रूप से बड़ा लच्छेदार लगता है लेकिन जिस तरीके से आपने इसको परोसा है, आप बताइए, तुलना करते हैं आप 2021 का बजट, 2022 का बजट, 2023 का, खर्चा कितना बढ़ गया जनाब। खर्चे की भी बात कर लीजिए, महंगाई की तुलना भी कर लीजिए, 2014 के पहले की महंगाई और 2014 के बाद की कोई राहत नहीं, कहाँ राहत है आप बताइए। आपका योगेश जी यहाँ पर बैठे हुए वो अच्छी तरह तुलनात्मक अध्ययन को जानते हैं। इसका आप स्टैटिस्टिकल नजरिया तो देखिए, स्टैटिस्टिक्स के आधार पर आप देखिएगा कि आप कहां ले गए देश को। आपने लच्छेदार बातें परोस दी और आज मिडिल क्लास में जो आप 12 से 16 के बीच में 15% और 24 से ऊपर पर 30% ले रहे हैं। तो आपने जो रिटायर 1 क्लास ऑफिसर हैं उनको तो आपने जगड़ डाला। टैक्स के अंतर्गत जो रिटायर ऑफिसर आए हैं, जो 1 क्लास ऑफिसर रहते हैं, मैं उनको आज भी मीडियम क्लास ही कहूंगा कि वो सुपर क्लास तो नहीं, वो उनको आप 30% तक लेकर जा रहे हैं। और छात्रों के लिए क्या विजन है? छात्रों के लिए कोई विजन नहीं है। ठीक है, इनका जवाब लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी भी जुड़ गए हैं और अर्थशास्त्री डॉक्टर राजकुमार नागवंशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का स्वागत करूंगी। राजकुमार जी, आपके पास आऊंगी। ये टैक्स स्लैब में ये पूरा ही बदलाव किया गया है। जो पुराना था वो अलग था, जो नया है वो पूरा अलग है। मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत बताई जा रही है, 12 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। दर्शकों को समझाइए आसान भाषा में, ये जो नया टैक्स स्लैब हमारे सामने आया, रिजिम जो आई है, पूरा बदलाव किया गया है। पहले 15 लाख के बाद 30% था, अब उसको बढ़ाकर 24 लाख के बाद 30% कर दिया गया है। तो हर स्लैब में राहत दी गई है। जी मैडम, थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो मुझे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज का जो बजट है और जो पेश किया गया है वो वाकई चौंकाने वाला। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जो टैक्स स्लैब है जो न्यू, उसमें जो इतना आम जनता के लिए जो 12 लाख तक रुपए में कोई टैक्स नहीं, जीरो, ये जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारी जो विकास की जो रफ्तार में ये बढ़ावा देगा, आम जनता के लिए उनकी बचत को बढ़ावा देगा, क्योंकि जिस तरह से उनके टैक्स बर्डन को कम किया गया, ये कहीं ना कहीं हमारा निवेश को बढ़ाने वाला होगा। और जहां तक मैं समझता हूं, एक अर्थशास्त्र का छात्र होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि ये आम जनता के लिए, वेतनभोगी के लिए और एक मिडिल क्लास के लिए ये बड़ी राहत का विषय मैं समझता हूं। क्योंकि जब तक उनके बचत को हम नहीं बढ़ाएंगे, उनके बचत को यदि हम उनके भाग में हम नहीं देंगे, तो वो आम भाषा में भी मैं कहूँ इसको कि जो उनकी खरीदारी, जो कहीं ना कहीं निवेश को बढ़ाने वाला होगा, जो उनकी बचत को बढ़ाएगा, ये जो सबसे बड़ा जो आज की जो बजट का मैं ये देख पा रहा हूँ कि आम जनता के लिए काफी हितकारी मैं अपने आप को अर्थशास्त्र होने के नाते मैं समझता हूँ। ठीक है योगीराज जी, आपकी प्रतिक्रिया। अच्छा, हम कल भी इस पर चर्चा कर रहे थे, बजट कैसा होने वाला, उम्मीदों भरा ये बजट होगा मिडिल क्लास का खास तौर पर, और ये बड़ा राहत दी जा रही है। हालांकि विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको? हालांकि संकेत पीएम मोदी ने पहले ही दे दिए थे कि मिडिल क्लास पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। देखिए, कल की चर्चा में भी मैंने भी यही कहा था और आप भी इस बात पर सहमत थे। और प्रधानमंत्री जी, आप अक्सर एक चीज नोट करिएगा, प्रधानमंत्री जी आगे क्या होने वाला है उसका इंडिकेशन वो 2-3 दिन पहले दे देते हैं। आप यदि उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखें तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। कल जैसे उन्होंने कहा था कि
मिडिल क्लास और गरीब पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, ऐसी वो शुभकामना करते हैं। और आज का जो बजट है वो करीब करीब ऐसा ही बजट है। और आप देखिए, मैं ये मानता हूँ ये बड़ा कदम है, 10 से 12 लाख तक की आपने टैक्स फ्री इनकम की है। एक समय था जब हम 5 लाख के लिए कहते थे कि 5 लाख तक की टैक्स फ्री हो जाए, फिर उसको 7.5 लाख तक का कहा गया, तो बड़ा क्रांतिकारी कदम बताया गया। तो ये जो 10 से 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री की है, ये मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा राहत देने वाली खबर है। और अक्सर बजटों में ये होता था कि हमेशा यदि किसी एक वर्ग की उपेक्षा किसी की होती थी बजट में, तो वो था मिडिल क्लास। इस बार के बजट में इस कमी को दूर किया। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि आप ये देखिए कि अक्सर लोक लुभावन बजट तब आते हैं जब या तो निकट भविष्य में चुनाव, वर्तमान में अभी ऐसा कोई चुनाव नहीं है, लेकिन दिल्ली का ज़रूर चुनाव है। फिर भी एक स्टेट के चुनाव को एक दरकिनार कर दिया जाए तो ये एक बड़ी राहत है मिडिल क्लास को लेकर। और मुझे ऐसा लगता है कि इस क्लास की नाराज़गी दूर होगी। बाकी तो सरकार ने बहुत सारे उपाय किए, कई ड्यूटी में छूट दी गई है, किसानों की क्रेडिट लिमिट 3 से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर सस्ते किए गए। तो बहुत सारी है, लेकिन मैं इसको बजट को बहुत बढ़िया मानता हूँ इस लिहाज से कि बिना किसी चुनाव के, बिना किसी अपेक्षा के इतना बढ़िया बजट मैंने तो पहली बार देखा है। जरूरत थी इसकी, इस समय जरूरत थी, बिल्कुल आवश्यकता थी। और खास तौर पर मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा निराशा हाथ लगती थी मिडिल क्लास के लोगों को। और अक्सर यही कहते थे कि सरकार, और इसके पहले जब आप याद करिए 2014 के आसपास, 14, 15, 16 के आसपास जब बजट आते थे, हम हेडिंग लगाते थे कि मिडिल क्लास भगवान के भरोसे, ये बजट में आते थे उस समय। तो आज का ये जो पहला मैं ऐसी बार देख रहा हूँ कि जो बहुत बड़ी टैगलाइन जो दी है इस बजट में कि 12 से 15 लाख के बीच की जो टैक्स फ्री किया 10 से 12, ये बहुत बड़ी राहत है। और मुझे ऐसा लगता है इस बार मिडिल क्लास को तो खुश होना चाहिए। बिल्कुल, मिडिल क्लास खुश है, राहत मिल रही होगी प्रेम व्यास जी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इन्फ्लेशन जिस तरह बढ़ा है, इन्फ्लेशन को लेकर कई स्ट्रीम में देखा जाए तो ये राहत है ही नहीं। नहीं, देखिए प्रशीता जी, आपने पूरा संवाद सुना हो तो उसमें विश्लेषण तो मुझे कहीं दिखा ही नहीं। उसमें आरोप प्रत्यारोप जो आज के भी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के अभिभाषण के पूर्व में जिस तरह से विरोध प्रदर्शित करा वो एक अलग परिपाटी था। और उसको तो माननीय अध्यक्ष साहब ने कहा भी कि इस तरह के आचरण को ना प्रदर्शित किया जाए, यह आचरण ठीक नहीं है। और उसके बाद में अगर इस तरह का आचरण यहाँ भी व्यक्त किया जाएगा, मुझे लगा उचित है। अब इन्होंने कहा उल्लू और अंधेरे की बात, रामचरितमानस का एक दोहा हमको याद आ गया, कृपया मैं क्षमा चाहूंगा पर अक्षरशः ना ले। उसमें लिखा है कि नाथ दसारन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्क ही तम पर नेहा। मतलब उल्लुओं का जो स्नेह रहता है वो अंधेरे से ही रहता है। वहीं पर आप देखेंगे आज ब्राइट स्पॉट इंडिया बना हुआ है। मैं उसके लिए 5-6 चीजें बताता हूँ। हम लो इन्फ्लेशन पे खड़े हैं, ये वही स्कीम है जिसके कारण आज संपूर्ण विश्व में भारत लो इन्फ्लेशन में है और हाई जीडीपी ग्रोथ में है। मैं दावे के साथ में कहता हूँ आदरणीय उसको चेक कर लें। भारत की जो ग्रोथ अभी एक्सपेक्टेड की जा रही है वो 6.5 है। ये वही सब सेक्टर है जिसके लिए मैंने कहा कि पीएलआई स्कीम लाकर या रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लाकर जैसे बर्बाद आपने करा था उसको जो उभारने में, और खिलौने नहीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो गया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया। आज एप्पल जैसा 25% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर रहा है। तो ये स्कीम्स में परिवर्तन के कारण है। और दूसरी बात है कि चीन की अगर ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है 4.5 है, उसके बाद यूएस की एक्सपेक्टेड ग्रोथ 2.2, यूरोप की 1.6, यूके की 1.5, जापान की 1.1। सिर्फ एकमात्र भारत ऐसा है जो लो। इसलिए हमने कहा है कि आज वो समावेशी सरकार है जिस सरकार ने आम जनता के विकास के साथ में आज जो हमारे विकास दर को बढ़ाने की बात हो, 2047 तक पहुंचने की बात हो, हर सेक्टर्स में विकास की बात हो। और इसके पूर्व हमने प्रदर्शित किया है, हमने जो यूथ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए हैं जहां पर लगभग स्टूडेंट्स को ट्रेड स्किल के माध्यम से इस तरह से तैयार करा कि आने वाले 2 वर्षों में विश्व की अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी में जो है अपनी सेवाएं देंगे। तो ये एक दिन में संभव नहीं हो पाता। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि मिडिल वर्ग के लिए सबसे पहले तो टैक्स रिटर्न्स की बात करेंगे तो 4 साल तक के लिए उसको अनुमोदित किया, 12 लाख 12.5 लाख टैक्स। आप कह रहे हैं कि एक समय कल्पना मात्र थी 5 लाख और 6 लाख, और उसके बाद में भी टैक्स का जो एक
जटिल प्रारूप होता था, उसके कारण आप सजा देते थे। हमने भारतीय न्याय संहिता में उस सजा को खत्म करा और न्याय देने का कार्य करा। दूसरा, फिर चमड़ा और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, या हम पूर्व से कहते आ रहे हैं कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो मैन्युफैक्चरिंग में भारत को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी, और उसी तहत हमने अपने प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट को सेट करा है। दूसरी बात है कि एमएसएमई को डेवलप करने के लिए लगभग 2.5 गुना बढ़ाया है। एमएसएमई वही सेक्टर से कि जो एक समय पर कर्ज के बोझ के तले जो है अपना निर्माण कार्य प्रभावित कर रहे थे। 10-10 हजार जॉब्स क्रिएट होती है स्टार्टअप और एमएसएमई में, तो निश्चित रूप से जहां जहां विकास की संभावना थी। और दूसरा, जीवन रक्षक दवाओं में पिछले जो बजट में हमने कमी करी थी उनके रेट्स में, इस बार भी हमने लगभग 45 से ज्यादा ऐसी 45 से ज्यादा ऐसी मेडिसिन है जो जीवन रक्षक है, मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ी, और मध्यम वर्गीय परिवारों में जो सुविधाओं की दृष्टि से जिन आवश्यकता वस्तुओं पर कमी करना चाहिए, निश्चित रूप से सरकार ने उस ओर कदम उठाया है। तो मुझे लगता है 2047 की परिकल्पनाओं के तहत आज भारत में विकास को प्रदर्शित करते हुए वैश्विक ग्रोथ की तुलनात्मक दृष्टि से जो बजट आया है, मुझे लगता है संपूर्ण बजट है और इससे सभी वर्गों को फायदा होगा। योगेश जी, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट, रोजगार, स्वरोजगार, महिला और ये टैक्स, सब कुछ है इसमें, जिस पर फोकस सरकार ने अच्छी तरह जानता हूं और आप भी समझते हैं, ये सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। यदि आप इतने ही विकास की बात 6.4 कर रहे हैं और जो विकास अब अन्य वैश्विक देशों, वैश्विक रूप से जो आप तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तो शायद मैं समझता हूँ ये आपकी ना समझी है। अर्थशास्त्री जी इस बात, भाषा को और बात को अच्छी तरह समझते हैं। मैं पूछता हूँ, किराने की थैली महंगी क्यों हो गई? किराने का सामान महंगा क्यों हो गया? 2014 की तुलना में आज किराने की थैली लेकर जाए वो हल्की क्यों हो गई? सब्जी की थैली इतनी महंगी क्यों हो गई? ये है हमारी विकास दर। जिस देश की औसत आय, माननीय अर्थशास्त्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, समग्र भारत की जनसंख्या के आधार पर यदि निकाली जाए तो आज भी इस देश की औसत व्यक्ति की आय मात्र 4 से 7 हजार रुपए है। एक बेलदार, एक मजदूर से कम में भी एक व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है। तो जब वो कमाएगा ही नहीं तो टैक्स का लाभ उसको कहाँ मिलेगा? आपने टैक्स के झुंझुने को बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया, लेकिन टैक्स की परिधि में आने लायक तो इंसान को नहीं रखा। और बात करना था आपको बेरोजगारी की, महंगाई की, जो 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, बेरोजगारी के निदान की। आज भी हमारे देश का युवा बेरोजगार है, इसलिए अपराध हो रहे हैं, इस देश के अंदर अराजकता कायम हो रही है, देश का तेजी से निजीकरण कर रहे हैं। आप देश के व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने के, उसके हाथों में कमान संभालने के बजाय उसको निजीकरण करके विदेशी हाथों में देश के उन चंद 5 या 10 खरबपति, अरबपति हाथों में पूरे देश को बेच रहे हैं, तो ऐसे देश का समग्र विकास नहीं होगा। और ये आंकड़ों की बाजीगरी करना, एक बात देखिए, इन्होंने कहा आंकड़े की बाजीगरी। मुझे बताइए, आईएमएफ अगर डाटा को अप्रूव करता है जहां पर आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह साहब कार्य करके आए, तो आईएमएफ का डाटा भी फर्जी है, वर्ल्ड बैंक का डाटा भी फर्जी है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में ग्लोबली जो डाटा प्रदर्शित करे जा रहे हैं वो फर्जी है, वर्ल्ड बैंक के डाटा फर्जी है। सिर्फ एकमात्र राहुल गांधी जी द्वारा प्रदर्शित जो ज्ञान है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दिया हुआ वो सही है। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पटल पर खड़े होकर पिछली बार कहा था 11 करोड़ ईपीएफओ खाते होते थे, 27 करोड़ है। अगर आपको लगता था कि ये खातों की आंकड़े की बाजीगरी है तो विशेष अधिकारी हनन का प्रस्ताव क्यों नहीं लाए, क्यों नहीं उनको झूठा साबित कर दिया? दूसरा, मैंने कहा है आपको, आज ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, भाई सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी जाकर चेक कर सकता है। और जो ग्रोथ रेट बता रहा हूं मैं, आदरणीय मनमोहन सिंह साहब के समय इन्फ्लेशन जो है 2 डिजिट में था। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप जाके चेक करिए 2004 से 2014, और ग्रोथ रेट क्या था? 3.2 और 3.4। आज आरबीआई ने जो डाटा दिया है 4 से 6% का, महंगाई दर उसको क्रॉस करी हो तो बताइए। दूसरी बात है कि ग्रोथ रेट हमारी लगभग 8% कोरोना के पहले बनी हुई थी, और अभी की जो ग्रोथ रेट प्रदर्शित करी जा रही है वो 7% है। ये डाटा जो है ये राजकीय स्तर पर नहीं निर्मित होते हैं, ये राष्ट्रीय और व्यापक तौर पर वैश्विक स्तर पर निर्मित किए जाते हैं, जहां पर आपके पूर्व प्रधानमंत्री काम करके आए हैं। योगेश जी, अर्थशास्त्री जी से ही मैं प्रश्न करना चाहूंगा। मैं जाने वाली थी उनके पास,
कि भाई अभी इतनी आंकड़े जबरदस्त पे तरीके आंकड़े बताए जाएंगे तो फिर आप कहेंगे आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है, हालांकि चर्चा तो फैक्ट पे ही होगी ना। मेरा अगर प्रश्न है, हाँ चलिए आंकड़े की बाजीगरी नहीं, जब विकास दर इतनी जबरदस्त है तो देश के अंदर असंतुष्टिकरण क्यों, बेरोजगारी क्यों, महंगाई क्यों? विकास दर से तो व्यक्ति की महंगाई और इसकी जो बाधाएं समाप्त होती हैं, ठीक ये है, राजकुमार जी बाधाओं में बताएंगे, राजकुमार जी कंटिन्यूटी बेहतर क्यों? समझा पाएंगे। ये पिछली अर्थशास्त्री जी अच्छी पिछले जानते हैं, विकास कंपैरिजन दर करें। और उपभोक्ता अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति की संतुष्टि, व्यक्ति की शांति, यह महत्वपूर्ण होती है। ये ठीक है, देश का है नहीं, वैश्विक अर्थशास्त्र कहता है इस बात को। ठीक है, समझ लेते हैं। ठीक है, 2014 से अभी तक का समझ लेते हैं। राजकुमार जी। मैडम आवाज आ रही मैडम? हाँ जी, आ रही है। जी 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 मैम, सर का मैं एक आंसर उसको दे दूं। जहां तक मेरा अर्थशास्त्र के विषय के संदर्भ में मैं कह सकता हूं कि प्राइजें बढ़ना, जहां तक हम लोग पढ़ते हैं, कीमत बढ़े तो भी ये नहीं मानना चाहिए हमें कि हमारी अर्थव्यवस्था में किसी तरह से आम जनता पर भारीपन पड़ रहा है। लेकिन हाँ, कीमतें बढ़ने से हमारा निवेश भी बढ़ेगा, साथ साथ में हमारी रोजगार भी बढ़ेगी। हमें उस पर्सपेक्टिव या उस क्षेत्र में भी हमें देखना होगा कि यदि कीमतें बढ़ती हैं तो हमारा निवेश के साथ साथ लोगों की आय भी तो बढ़ेगी, निवेश भी बढ़ेगा। तो हम उससे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, ना कि हमें कीमतों बढ़ाने की बजाय। ओके, दूसरी बात है जो कि आज हम जिस चर्चा में बैठे हैं, आज जिस तरह से बजट के माध्यम से जो आम जनता के लिए आय का सबसे बड़ा जो इनकम टैक्स के जो बर्डन जो कम किया गया है, मैं जहां तक समझता हूं कि ये जो बर्डन कम करना पूरी तरह से, मुझे लगता है कि सर ने जिस तरह से जो प्रश्न किया, मुझे हो सकता है कि आने वाले समय में एक दूरगामी एक ऐसा समय भी आएगा जो लोगों की आय बढ़ेगी। लोगों की आय बढ़ने के साथ साथ हमारी जो कीमतें जो आज बढ़ी हुई हमें दिखाई दे रही है, हो सकता है कि आज के समय दूरगामी वो आय उनके लिए संतुलित भी करेगा, है ना। तो कीमतें ये नहीं कह सकते हैं कि बढ़ेगी, कीमतें नो डाउट बढ़ेगी, लेकिन जब उनकी आय बढ़ जाएगी तो वो अपने आप वो उस क्षमता के अनुसार वो पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगता है एक अर्थशास्त्र एक ऐसा नियम बताता हमें कि कहीं ना कहीं हमें आय बढ़ाने के साथ साथ हमें निवेश की ओर बढ़ाना चाहिए। और जहां तक आज का जो सवाल है, आज जो बजट ने जिस तरह से जो पेश किया है और आम जनता की झोली में जो बर्डन को कम किया है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों की आय को बढ़ाएगा। एमएसएमई के लिए आज हम देखें, आज भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से छोटे उद्योगों पर निर्भर है, और कहीं हम उन ऐसे क्षेत्रों पे जब हम बढ़ावा देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आने वाला समय हमारा एक संतुलित विकास की ओर अग्रसर है। हमें इसे इस तरह के जो बजट को मैं जहां तक अपना मानता हूं कि एक सकारात्मक व्यू लेके आया है, और आने वाले समय में आम जनता को जो कीमतें जो बड़ी दिखाई दे रही वो कहीं ना कहीं राहत वाला होगा। निश्चित ही राहत वाला है। युगराज जी, आपका रुख करूंगी। पहले तो ये होता था कि 1 लाख से 2 लाख करने में भी परेशानी होती थी, अब वो बढ़ते बढ़ते। हाँ योगेश जी, आ रही हो आपके पास। योगेश जी आ रही हो। किसी भी हालत में निवेश नहीं बढ़ सकता। हाँ ठीक है, आ रही हो। इस पे आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। योगीराज जी, 1 से 2 करने में भी परेशानी होती थी, चुनौती होती थी, अब ये 12 हो गया है। नहीं, मैंने कहा ना कि ये बहुत बड़ी राहत है, और मिडिल क्लास के लिए पहली बार इतनी बड़ी राहत सरकार ने दी है। वरना तो लेते टैक्स पेयर से थे और देते थे फ्री बीज में। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कम से कम ये कि उनका खास ध्यान रखा गया है। लेकिन ये बात सही है, अब जैसे भी कुछ 3-4 दिन पहले ये खबरें सुनी थी कि 6-8 पे स्केल, नया पे स्केल आ रहा है, उसमें तनख्वाहें लोगों की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन बाद में कुछ हो जाएगा उसकी चिंता में अभी से ही दुबले होने की क्या आवश्यकता है। अभी तो आनंद लीजिए, यदि कुछ चीज़ अच्छी हुई है तो उत्सव भी मना सकते हैं उसका। तो कहने का अर्थ है कि सरकार ने यदि कुछ अच्छा किया है तो उसको उसका श्रेय दिया जाना चाहिए। और वास्तव में निर्मला सीतारमण जी के फैसले की तारीफ करनी पड़ेगी कि एक महिला होकर उन्होंने महिलाओं का ध्यान तो रखा ही रखा है, किसानों का ध्यान रखा, मिडिल क्लास का ध्यान रखा। और जो सरकार का जो फोकस, जो मोदी जिस विजन को लेकर चलते हैं कि हम स्किल इंडिया पे फोकस करेंगे, हम उसके नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए, नए प्रोग्राम। तो कहने का अर्थ है कि जो समाज या जो देश या जो पूरा विश्व जिस दिशा में जा रहा है, छोटे उद्योगों पर फोकस किया जा रहा है, ऐसे उद्योग जिस पर आम लोग भी लगे, क्योंकि
नेचुरल रूप से आप सभी को रोजगार दे नहीं सकते, और रोजगार की अपनी बाउंडेशन है, सरकार की अपनी बाउंडेशन है। तो नेचुरल रूप से वो लोग, वैसे लोग तैयार करना जो खुद भी रोजगार करें और दूसरों को भी रोजगार दें। तो डेफिनेटली आपका फोकस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर ही होगा, ग्रामीण उद्योग पर ही होगा। उस पर मुझे लगता है कि सरकार का ज्यादा फोकस है, और मैं मानता हूं कि सही दिशा की ओर सरकार जा रही है। तो ये मान लिया जाए कदम है 2047 जो संकल्प है सरकार का विकसित भारत बनाने का 2047, ये कदम है उसके लिए? नहीं, बिल्कुल सही है। 2047 की तो अभी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी भी जो जिस दिशा में सरकार जा रही है बहुत बेहतर दिशा में जा रही है। अभी कंपैरिजन जैसे उन्होंने किया कि दूसरे चाइना की इकोनॉमी से, अमेरिका की इकोनॉमी से, तो वास्तव में आंकड़े कहाँ से कहा जा रहे हैं। और ये इसलिए तारीफ के काबिल है कि हमारे यहाँ बैरियर से ज्यादा है। बैरियर से मतलब ये नहीं कि कोई इकोनॉमिकल बैरियर है, बैरियर से मतलब पॉलिटिकल बैरियर है, बैरियर से मतलब बुद्धिजीवियों के बैरियर है। भ्रष्टाचार की बात कर रही योगेश जी। ये भी बिल्कुल योगेश यादव जी की बात से मैं सहमत हूँ। ये बैरियर है, बहुत बड़ा बैरियर है। इस पे भी काम करना होगा। लेकिन भ्रष्टाचार बजट से थोड़ी दूर होगा, उसके एक अपने डिपार्टमेंट है। लेकिन हाँ, फोकस उस पर करना चाहिए। या कोई ऐसा हो सकता है, कोई नया फंड बन जाए कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए 3 अरब रुपए इस फंड में, इस बजट में कोई इंतजाम किया जाए, तो ऐसा कुछ तो लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ये लीजिए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसकी एक अलग एजेंसियां हैं जो उस पर काम करती हैं। पर हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा योगेश यादव जी ने उठाया, इस पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल में इस बजट को बहुत अच्छा आशावान बजट मानता हूँ। ठीक है, योगेश जी कह रहे थे इन्वेस्टमेंट को लेकर, निवेश को लेकर कुछ नहीं आएगा, क्या कैसे नहीं आएगा? देखिए, मांग और पूर्ति का नियम प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करता है। उत्पादकता जब तक हमारी शून्य है या बिना विजन की उत्पादकता है, तो देश के अंदर आप बजट जब ही कर पाएंगे कि जब आपके आय के स्रोत बढ़े। हमारे देश की 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या में अभी 80 करोड़ असंगठित मजदूर और श्रमजीवी हैं। हम ये तुलना कर रहे हैं आप सरकारी जो कर्मचारी उनकी आय से या उनके वेतन से, लेकिन असंगठित मजदूर आज भी महीने में 4,000 या 5,000 रुपए महीने में कार्य कर रहा है, और इसकी संख्या तादाद में है। ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व है। आप कम लोगों को पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं सौंप सकते। आपको समग्र जनसंख्या के बारे में विचार करके इस बात की विवेचना की जानी चाहिए, जिसका मुझे अभाव दिख रहा है। और एक बार मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी कहना चाहूंगा, आप चाहें तो मैं बाद में कह सकता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए भी एक दुर्भाग्यशाली घटना घटित हुई है इस बजट में। आप कहें तो मैं सेकंड दौर में कह दूं या अभी कह देता हूं, आप जैसा बताएं। इसका जवाब ले लेते हैं पहले प्रेम व्यास जी से, फिर कहिएगा। प्रेम व्यास जी। जी, देखिए, कुल मिलाकर जब भी इकोनॉमी ग्रो करती है तो रेट्स में फ्लक्चुएशंस आते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन फ्लक्चुएशंस 2004 और 14 में कितने आए, 2014 से 2024 के बीच में कितने आए, उसी को इन्फ्लेशन मैंने कहा है। और इसीलिए मैंने कहा है कि आदरणीय अगर कह रहे हैं कि संतुष्टिकरण नहीं है, तो क्या तब संतुष्टिकरण था जब 2004 से 2014 के बीच में कोई ग्लोबली क्राइसिस नहीं थे, किसी तरह का कोई वार जोन नहीं था, किसी तरह का कोई कोविड नहीं था। उसके बावजूद आपको परिस्थिति ये आई थी कि 2014 में मात्र 6 महीने का फॉरेक्स रिजर्व बचा था। तो आपने किस तरह से देश को रन करा था, कैसे आपने बजट के इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे। आपने कहा था उस समय कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 2013 में जब आदरणीय अरुण जेटली जी ने प्रश्न करा, आपने उसको बजट इम्प्लीमेंटेशन में नहीं डाला। तो ये वो सरकार है जो मात्र जुमलेबाजी करती थी। आदरणीय मनमोहन सिंह साहब से जब प्रश्न किया जाता था तो वो कहते थे मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी जो महंगाई को, गरीबी को खत्म कर दूंगा, कम कर दूंगा, पैसे कोई पेड़ पे नहीं लगते, इस तरह के उद्बोधन दिए जाते थे। उसके बाद आप देखिए, हमने जब 2014 में स्टार्ट करा, सबसे पहला उद्बोधन था क्या है, आवर फोकस इज टू एम्पावर कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट। ये सबसे पहला 2004 का उद्बोधन, 14 का उद्बोधन था, सॉरी। और उसके बाद में लगभग 80 करोड़ लोगों को अगर राशन देने की बात हो तो वी आर गिविंग देम अ यूनिक पोजीशन कि आप यहां से, आपको सरकार मदद कर रही है, आपके द्वारा जो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पैसा आएगा वो बाजार में सर्कुलेट होगा। और अन्य योजनाओं को जो माध्यम है निश्चित रूप से सशक्तिकरण का प्रयास हो, बाजार में जो पैसा रोटेट करने का बात हो, तो संपूर्णता के साथ में हमने प्रयास करा है कि लिविंग एज देने के साथ में रोजगार भी दिए जाए। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, 28 करोड़ मानव दिवसों का सृजन का रिकॉर्ड बना है। हमने कहा है कि हम गरीब वर्ग तक पहुंचेंगे, तो गरीब वर्ग वो जो बहुआयामी गरीबी से निकला लगभग 25 करोड़, और उनको मूलभूत सुविधाओं देने के बाद में आप लगभग 55 वर्षों तक लिविंग एज का प्रॉमिस करने के बाद नहीं दे पाए। आप घर की मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए, शौचालय की नहीं दे पाए, पानी की नहीं दे पाए। हमने तीनों सुविधाएं दी और उसके बाद में हमने ग्रोथ रेट बढ़ाया।
इसीलिए मैंने कहा है कि अगर 2014 के बाद में जो चेंज आया है वो सकारात्मक चेंज लेके आया। आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कुछ नहीं होती, 21,000 करोड़ का रिकॉर्डेड आदरणीय राजनाथ सिंह साहब ने खड़े होकर कहा पटल पर कि हमने निर्यात करा है रक्षा स्रोतों में। आप बताइए, उसके पहले हम लोग आयात करते थे। आज हम जो है स्वाति, पिनाकल और ब्रह्मोस जैसे कई सारे रक्षा उपकरण है जिसको हम निर्यात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारत प्रगति के उस पायदान पर बैठा है कि जहां से आज ग्लोबल इंडस्ट्रीज आज भारत में आने की चेष्टा कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि आप चाइना की बात करें, आप अमेरिका की बात करें, आप जापान की बात करें, कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो भारत में आना चाहती, क्योंकि नियमों का सरलीकरण हो। और आपने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त, आप बताइए 2014 के पहले वर्णमाला का ऐसा कौन सा अक्षर था जिसमें भ्रष्टाचार प्रदर्शित ना होता था? 2G, 3G, 4G, कोल, हर तरह के घोटाले। उसके बाद 2014 के बाद 2024 के मध्य में आप बताइए मध्य प्रदेश को लेकर कुछ कह रहे थे योगेश जी। पहले मैं माननीय महोदय जी का जवाब देना पसंद करूंगा कि 2014 से तुलना कर रहे हैं। जो 2014 के पहले का जो स्वर्ण युग भारत ने देखा है वो आज भी हम सब लोगों के लिए एक इतिहास के सुनहरे पन्ने की सुखद अनुभूति है। उस समय साहब टीडीएस में इस तरीके से जेब नहीं काटी जाती थी। उस समय बैंक की आपकी जमा दर पर भी आपका जमा करके किस समय आपके खाते में से अमाउंट को उड़ा लिया नहीं जाता था। ड्यूटी के नाम पर, टोल टैक्स के नाम पर आप मात्र 500 किलोमीटर के सफर पे 1200 रुपए तक का आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ता था। रेलवे टिकट जिस सस्ते भाव में मिलते थे, आज रेलवे टिकट की कल्पना करके आप शहर उठेंगे। और उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी रहती थी, वो पेट्रोल और डीजल के भाव। 2014 के पहले के पेट्रोल डीजल का भाव और 2014 के बाद के भारत के पेट्रोल डीजल का भाव, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आप बात करते हैं बड़ी बड़ी गाल बजाने की, नारे की, लेकिन जिस तरीके से आप अघोषित रूप से नेपथ्य में छुपकर जिसको कहेंगे जो आपके टैक्स, जो आपकी चोरी निहित है, उसके बारे में आप जिक्र नहीं करना चाहते, इसीलिए तो देश गरीब हो रहा है। मैं बोलता हूं अशांति क्यों कायम है? अर्थशास्त्री जी इस बात को समझ रहे होंगे, अशांति जब कायम होती है कि उपभोक्ता को उपभोक्ता प्रणाली के अंतर्गत संतुष्टि ना प्राप्त हो। तो कह रहे हैं कि राहत भरा बजट रहा है। आप योगेश जी समझ ही नहीं। राहत साहब, ये आंकड़ों की बाजीगरी, कौन सा राहत, कौन सी, मैंने बोला ना अंधेरा है। और अब मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, एक मध्य प्रदेश की बात करूंगा। ये सपने हमें केंद्र सरकार की तरफ से दिखाए गए थे। इंदौर देवास के बीच में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की संभावनाओं की यहाँ पर की गई थी, कमिटमेंट किया गया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी ने कहा था कि इंदौर और देवास के बीच में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट देंगे, जो देश का ही नहीं विश्व का सबसे माना हुआ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। मैं बिहार में जो भी आपने दिया एयरपोर्ट के मामले में, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, वो भी देश में ही हो रहा। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ ये भ्रकटी क्यों तनी हुई है? मध्य प्रदेश के साथ ये दोहरा व्यवहार क्यों? एक शब्द क्यों नहीं कहा गया? ये अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात क्यों उड़ गई? क्यों मध्य प्रदेश को बेगाना माना जाता है? क्यों मध्य प्रदेश के प्रति उपेक्षा का भाव किया जाता है? ये है इस बजट की सच्चाई। ठीक है, जवाब दे दीजिए छोटा सा प्रेम व्यास जी, उसके बाद फिर समय कम है तो एक एक सेक्टर्स पे फिर हम बात करेंगे, किसान, युवा, मध्यम, हर चीज। देखिए जवाब जी बिल्कुल, इन्होंने कहा स्वर्ण युग में। अब आंकड़ों के साथ ही बात करता हूँ, उसको चेक कर लें। 2004 में पेट्रोल की कीमत थी, वो तो फिर आप आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं व्यास जी। नहीं, ये तो प्रशिता जी पब्लिक डोमेन में है। पेट्रोल की कीमत क्या थी? 33 रुपए और बढ़ के कहाँ पहुंची? 73 रुपए। और अभी कितनी है? उस समय फिर ये भी चर्चा होगी मूलभूत सुविधा। मध्य प्रदेश मत जाइए, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। बेहतर सड़क, बिजली, पानी की मूलभूत सुविधा, तो बदलाव तो आया है ना। मध्य प्रदेश में लगभग 6 लाख किलोमीटर सड़कें बनी है। अब प्रदर्शित नहीं होती है तो क्या करें? दूसरा जो है बिजली की स्थिति, आप सुन लीजिए ना, आपने प्रश्न करा, मैं जवाब दे रहा हूँ। 5000 मेगावाट होती थी, आज 28,000 है। अब प्रदर्शित नहीं होती तो क्या करें? छतरपुर में जो है आज विश्व स्तरीय फ्लाइट्स, वहां पर जो है पायलटों का प्रशिक्षण बन रहा है। 3 से 4 विदेशी कंपनियां वहां पर प्रशिक्षण का कार्य दे रही है। प्रदर्शित नहीं होता तो क्या करें? उसके बाद में आप देखिए कि अध्यात्म की दृष्टि से, चाहे वो ओमकारेश्वर हो, चाहे वो अन्यत्र महाकालेश्वर हो, ऐसे कई स्थानों का पर्यटक के रूप में डेवलपमेंट्स करना। और उसके बाद में आपने कहा आप स्टार्टअप्स की बात करिए, लगभग किसान क्रेडिट कार्ड में 5 लाख किसानों को जो है हमने चिन्हित करा। उसके बाद में गेहूं तिलहन की बात करें तो 42
43% के साथ में मध्य प्रदेश प्रथम पोजीशन पर है। 44 लाख महिलाएं मातृवंदन योजना से लाभ ले चुकी है। तो मध्य प्रदेश की दृष्टि से आप बात करेंगे, इसीलिए 20 वर्षों से सतत भारतीय जनता पार्टी को जो है बात कर लेते हैं। जनमत मिलता जा रहा है। किसानों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है। पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी, 100 जिलों को इसका फायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई है। अंडमान निकोबार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन। हालांकि मखाना बोर्ड का जो गठन होगा उसमें पूरे देश के लिए भी बात होगी। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगा। हालांकि ये बिहार के लिए। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए भी 5 साल की कार्यक्रम। कपास को लेकर भी योगीराज जी अभी महाराष्ट्र चुनाव के समय काफी चर्चा हुई थी। तो ये किसानों के लिए राहत बताई जा रही है। ये नई योजना शुरू होगी। हालांकि ये भी चर्चाएं थी कि किसान सम्मान निधि भी सरकार बढ़ा सकती है। योगीराज जी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं, लेकिन क्रेडिट लिमिट बढ़ाने से भी किसानों को बहुत राहत मिलेगी। और ये बात सही है कि देखिए, अब सरकार जो किसानों के फोकस में किसान भी रहते हैं, और अभी किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर भी सरकार चिंतित है। तो फोकस किसानों पर सरकार ने किया है और बहुत सारी चीज़ें बढ़ाई भी हैं। और मुझे मेरा ये मानना है कि सरकार यदि किसानों पर फोकस करती है तो किसानों को भी सरकार की के बारे में सोचना चाहिए। यदि आप फसल पर मांग करते हैं कि हमारी फसल के दाम डबल कर दिए जाएं, तो आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी फसलें किस क्षेत्र में कैसी फसल लगाएं। क्योंकि होता यह है कि आप अपनी मर्जी से फसलें बोते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि साहब आप हमारी फसल का दाम डबल कर दें। तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने की आवश्यकता है। अब किसी अंचल में किसी फसल का प्रोडक्शन बहुत आयत में, उस अंचल को उसकी आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन आप लगाए जा रहे हैं, आप उसको पैदा किए जा रहे हैं। तो ये आज के दौर की कई फोरमों पर इस बारे में बातचीत हुई है कि ये कृषि विशेषज्ञों से पूछा जाए, सरकार के प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया जाए कि हम जो इस बार की फसल बोने जा रहे हैं उसमें रकबा किस जगह उतने रकबे में हम लगाएं, और उसके बाद जो होने वाले जो नुकसान, नफ़ा या जो उसके जो भी फायदे हैं वो लोगों तक पहुंचे, उसके बारे में विचार किया जाए। क्योंकि होता बार बार यही है कि आप तो सरकार से पूछ ही नहीं रहे, लेकिन सरकार से लेना आप सब चाहते हैं। आपको हर फसल के दाम दोगुने चाहिए। क्यों चाहिए? क्या आप सरकार से पूछ के फसल लगा रहे हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ी बातें हैं। हालांकि ये मेरा निजी मत है, हो सकता है राजनेता इस बात पर सहमत हो या ना हो, लेकिन इस पूरे मसले पर, किसान के मसले पर सरकार के साथ बैठकर किसान के प्रतिनिधियों को भी ये डिस्कशन करना चाहिए कि किस जगह, अब मालूम पड़ा कोई ऐसा अंचल है जहाँ पे गेहूं होता ही नहीं है, आप वहाँ पर उसको प्रोत्साहित करिए करने के लिए। किसी जगह कपास हो ही नहीं रहा, आप जाइए वहाँ। लेकिन जहाँ इफरात में हो रहा है, और इफरात में इतना हो रहा है कि वहाँ पानी की कमी पड़ गई, और आप लगा जा रहे हैं कपास, तो पानी कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीजें, इस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए। चलिए, कृषि को लाभ का धंधा बनाना है तो काम करने की और ज्यादा जरूरत है। छोटा सा कमेंट योगेश जी आपसे, उसके बाद व्यास जी से इसी पर, किसानों के लिए जो बजट में आया है। किसानों की जितनी अपेक्षाएं थी, यूरिया का जो दाम बढ़ा है, जो किसानों की लागत बढ़ी है, उसके हिसाब से अभी उतना उसको नहीं मिल पाया जितने की बात कही जा रही थी। किसानों के लिए रियायत 3 गुना ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। मैं स्वयं एक किसान हूँ, मुझे मालूम है इस मैटर पर किस तरीके से हालात है। आज भी किसान को बहुत दोयम दर्जे का व्यवहार उससे किया जा रहा है। जैसा कि योगेश जी ने कहा कि जरूर ये बात है कि हमें वो बोना चाहिए कि जिससे हमें मार्केट मिले, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि जहां भी हम मार्केटिंग जो सिस्टम है इस देश का, जो आड़तिया सिस्टम है, वो इतना ज्यादा भयानक है कि किसान को उसकी आय का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। और एक जो व्यापारी वर्ग का समूह है, जिसको मैं बोल सकता हूं कि वो सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि ये शोषण करता है किसानों को, लेकिन उसके बाद भी उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो अभी भी ये निराशा है, अंधकार है। व्यास जी, देखिए, कुल मिलाकर प्रशिदा जी 123 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है पूरे भारत में। जैसा कि आदरणीय विश्लेषक महोदय ने कहा, मैं बिल्कुल स्वीकारता हूं उनकी बात को, हर जगह पर जरूरत है। इसीलिए हमने कहा कि जो एमएसपी डिसाइड करना है वो उसके अकॉर्डिंग ही होगी, और उस पर लगभग 3 समितियां अपने स्तर पे कार्य भी कर रही है। दूसरा, अगर सिर्फ किसानों के हित की बात हो तो अभी इथेनॉल पे प्राइसेस बढ़ाए, और उसके पहले हमने क्या करा है कि इथेनॉल में मक्के से इथेनॉल बनाने की इकाइयों का रूपांतरण करा, उसके बाद इथेनॉल के प्राइस बढ़ाए। मतलब एक तरफ पहले
हमने उसको बढ़ाया है, उसके बाद में उसको प्रदर्शित करा है। ये दोनों बातें एक साथ हुई है। पहले अगर हम उसको फायदा देंगे तब बढ़ाएंगे। दूसरा, एग्रोश्योर फंड लेके आए। एग्रोश्योर फंड लाने के बाद में किसानों को उसका निश्चित रूप से फायदा होगा। और अभी लगभग 100 जिले ऐसे चिन्हित कर रहे हैं कि जहां पर हम जाके जैविक खेती की बात हो, या जो विविधताओं की बात हो, या जो अंतरराष्ट्रीय जैसे मिलेट्स दिवस हमने बनाया था, उस और किसानों को प्रेषित करने की बात हो, किसान क्रेडिट कार्ड्स को जो है अभूतपूर्व सफलता मिली और उसको बढ़ाने की बात हो, तो निश्चित तौर पर सारे पैमानों पर सरकार कार्य कर रही है। लगभग 22 फसलें ऐसी है जिस पर एमएसपी लेकिन नहीं दी गई। और 2017-18 का इनका स्वयं का चिंता कि मेरी अधिकतर मांगों पर किसानों की सरकार ने मान लिया। तो मुझे लगता है कि किसानों के हित में भी सिर्फ से हम सर्वे करा रहे हैं, पहले जिला स्तर पे होते थे, आज हम खेतों के स्तर पे कर रहे हैं। कि पहले माना जाता था कि इस जिले में कितना नुकसान हो रहा है, हम ड्रोन के माध्यम से अगर नुकसान भी होता है तो उसको तय करते हैं। तो निश्चित तौर पर चाहे वो किसानों का हित हो, इसीलिए मैंने कहा हम ज्ञान के साथ गरीब, युवा, अन्नदाता, आम आदमी, नारी शक्ति, चारों के हित के लिए हमने बजट का निर्माण करा। दूसरा अपन व्यापारियों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हो गया किसान, व्यापारियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राजकुमार जैसे कमेंट एक रुपया भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बांटा नहीं गया सोयाबीन में। सोयाबीन में राजकुमार क्यों आ गया बजट? ठीक है, रुक जाइए, एक रुपया नहीं दिया आप लोगों ने। समय वैसे ही कम है। राजकुमार जी, आपके पास आऊंगी। इकोनॉमिक सर्वे कल आया, निश्चित ही बजट आया तो ग्लोबली बात होगी, इन्वेस्टमेंट में चर्चा हो रही है, फोकस किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में बात कही, अमेरिकन मार्केट पे फोकस किया गया कि उसमें बहुत ज्यादा करेक्शन करने की जरूरत है क्योंकि भारत के आगे ये चुनौती है। इस पर आपका कमेंट, उसके बाद फिर व्यापारियों पर चर्चा करेंगे। व्यापारियों के लिए क्या खास आया? राजकुमार जी मैडम, जिस तरह से मैडम आप हम सब चर्चा कर रहे हैं कि ग्लोबली लेवल पे हमारी क्या पोजीशन है, या जिस तरह से आज की जो स्थिति है, हम उसको स्वीकार कर सकते हैं कि हम कुछ मामलों में हम सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह से जो आज की जो बात, हम सिनेरियो की बात करें, हम पिछला पास्ट हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जो आज जिस गति से जो हमारा प्रयास है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने कुछ चीजों, जैसे हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्री क्षेत्र में कह लीजिए, हमारे व्यापार के क्षेत्र में कह लीजिए, ट्रेड के क्षेत्र में कह लीजिए, हम हर मामले में हमारा बढ़ोतरी ही हुई है, हम घट नहीं रहे हैं। तो इस मामले में हम बात करें, ग्लोबली लेवल पे बात करें, डेटा चीजें एक अलग है। हाँ, उस डेटा के बेसिस पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ ऐसे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं या उसके मामले में हम लोग का गिरावट आई हो सकती है। लेकिन यदि हम ओवरऑल उसको हम वो देखें और उसको एक फ्रेम दें, हम ये नहीं मान सकते कि हम कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। हम वैश्वीकरण में भी हम आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हम जिस तरह से जो छोटे उद्योगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात मैं इस आप लोग के मंच में मैं कह दूं कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी जो चुनौती थी हमारे पास, कि जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा किसान वर्ग रहता है, जो बड़े वर्ग में है, जो आज जिनके लिए यदि हम किसानों की भी यदि हमने केसीसी के माध्यम से हो, चाहे और भी योजनाओं के माध्यम से हो, कुछ योजनाओं में हम लोग सरकार उसके लिए प्रयास कर भी रही होगी और कर रही है। लेकिन आज जो उन्होंने जो केसीसी के मामले में जो उन्होंने जो एक राहत दी, ये हम इसको स्वीकार करना चाहिए कि किसानों की बात हुई, आम आदमी के लिए बात हुई, वेतनभोगी के लिए बात हुई, है ना। और यदि हम बात करें सबसे बड़ी जो आज की जो आवश्यकता हमारे देश को, वो है, मैं जहां तक मानता हूं, एमएसएमई सेक्टर। ये कहीं ना कहीं हमारे उद्योग क्षेत्र में, हमारे जो मध्यम वर्ग के लिए, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सकारात्मक आने वाला पल होगा। सभी मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करूंगी। इसे सभी वर्ग के लिए हितकारी बताया जा रहा है क्योंकि इसमें हर वर्ग का फोकस रखा गया है, हर वर्ग के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो बड़ा ऐलान रहा है कि वो इनकम टैक्स स्लैब रिजिम में बदलाव किया गया है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। तो मिडिल क्लास के लिए ये बड़ी राहत मानी जा रही है। मिडिल क्लास को इसमें बहुत फायदा इस बजट में मिला है। फिलहाल इस डिबेट में बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।